सभी साथियों को मेरा नमस्कार और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि भारत में चुनाव सुधार से संबंधित क्या क्या गतिविधियां हुई हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई और उसके बाद से लगातार ही जो है चुनाव सुधार के कार्यक्रम भी जारी रहे। चलिए इस संदर्भ में हम देखते हैं कि अभी तक कौन कौन सी समितियों का गठन इस संदर्भ में हुआ है। तो सबसे पहले बात की जाए तो संथानम समिति जो है के कस्तूरंगा संथानम इनका नाम था। 1962 में यह समिति बनी थी और उन्होंने जनप्रतिनिधियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात कही थी। दूसरी महत्वपूर्ण समिति तारकुंडे समिति है, जिसकी स्थापना जो है 1974 में की गई और मताधिकार से संबंधित आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष करने की मुख्य सिफारिश उन्होंने दी थी। आगे हम लोग देखें कि एक शकधर समिति है जो कि श्यामलाल शकधर जो है समिति के अध्यक्ष थे और 1981 में ये समिति आई थी। मतदाताओं को जो परिचय पत्र प्रदान किए जाते हैं उसकी सिफारिश समिति के द्वारा की गई थी। अगली समिति जो है वह दिनेश गोस्वामी समिति है, जो कि 1990 में समिति का गठन किया गया था और उसकी महत्वपूर्ण सिफारिश थी ईवीएम का प्रयोग एवं फोटो युक्त जो पहचान पत्र हैं वह जारी किए जाएं। अगली समिति 92 में बनी जो कि शेषन समिति थी और इसके अध्यक्ष थे TN शेषन। इन्होंने जो मुख्य सिफारिश की थी उसमें था एक से अधिक क्षेत्रों से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध किया जाए। वहीं अगली एक महत्वपूर्ण समिति है जिस समिति के अध्यक्ष थे NN बोहरा, जिसे हम बोहरा समिति के नाम से भी जानते हैं। 93 में ये समिति बनी और इस समिति की मुख्य सिफारिश थी राजनीति के अपराधीकरण पर कठोर प्रतिबंध लगाया जाए, है ना। नेक्स्ट समिति है इंद्रजीत समिति, जिसके अध्यक्ष थे इंद्रजीत गुप्ता और 1998 में ये समिति आई थी और इनकी मुख्य सिफारिश थी चुनाव व्यय हेतु सार्वजनिक कोष का गठन किया जाए। वहीं अगली जो महत्वपूर्ण बात है, एक विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट है जिसमें प्रमुख के रूप में थे VP जीवन रेड्डी और ये 99 में जो है आई थी, जो कि चुनाव सुधार से संबंधित मानी जाती है। वीरप्पा मोइली समिति 2007, जिसने चुनाव और प्रशासनिक कार्यप्रणाली में उच्च नैतिक मूल्यों की स्थापना की बात की थी। और वहीं अगली समिति जस्टिस वर्मा 2013 में, जो कि आपराधिक कानूनों में संशोधन कर मजबूत बनाने की बात इन्होंने कही थी। तो ये कुछ प्रमुख समितियां हैं। अब हम लोग समितियों में देखते हैं कि जो संथानम समिति थी, है ना, जो 1962 में जो है हमने जिसकी बात की है कि 1962 में ये समिति थी। तो इसने क्या किया कि निर्वाचन में शामिल होने वाले जो उम्मीदवारों के लिए एक न्यूनतम अर्हता की बात इन्होंने की है और समय समय पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाए। निर्वाचन मंडलों के अंदर आने वाले नागरिकों की नामावली को अद्यतन बनाया जाए। ये मुख्य सिफारिशें के संथानम समिति की थी। अगली हम लोग बात करें तारकुंडे समिति, काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई सारे एग्जाम में भी ये पूछी जा चुकी है। तारकुंडे समिति का संबंध जो है चुनाव व्यवस्था में आमूलचूल सुधार से था। जयप्रकाश नारायण, जिन्हें JP के नाम से जानते हैं, उन्होंने चुनाव सुधार के लिए तारकुंडे समिति 1974-75 का गठन स्वतंत्र संस्था जिसका नाम था सिटीजन्स ऑफ डेमोक्रेसी की ओर से किया था। इसका नाम याद रखिएगा, सिटीजन्स ऑफ डेमोक्रेसी की ओर से, है ना। और इस समिति ने जो सिफारिश दी थी उसमें यह था कि मतदान करने का जो अधिकार है वह 21 की बजाय 18 साल किया जाए। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि आगे चल के 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से, जो कि 1989 में हुआ था, वहाँ पे 18 वर्ष आयु कर दी गई थी मतदान की। चलिए, लेकिन इसकी सिफारिश तारकुंडे समिति में हुई थी। आय के स्रोतों का उल्लेख तथा आय व्यय का पूरा हिसाब देना समस्त राजनीतिक दलों के लिए अनिवार्य था। ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण सिफारिश थी तारकुंडे समिति की। आगे देखते हैं हम कि उम्मीदवारों के जो चुनाव खर्च के हिसाब किताब की जांच कराई जाना चाहिए। राज्य में निर्वाचन आयोग स्थापित किया जाए। इसके साथ ही केंद्रीय निर्वाचन आयोग में 1 के बजाय 3 सदस्य, बड़ी महत्वपूर्ण बात है ना। और आकाशवाणी के संबंध में जो चंदा समिति की रिपोर्ट थी उस पर अमल किया जाए, है ना। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जो सिफारिशें थी जिन्हें आगे वाले समय में लागू कर दिया गया, है ना। अब मैं बताना चाहता हूँ कि जो तारकुंडे समिति की बात होती है, ये विट्ठल महादेव तारकुंडे थे, है ना, जो कि एक प्रमुख वकील, नागरिक अधिकार कार्यकर्ता और मानवतावादी नेता थे और उन्हें भारत में नागरिक स्वतंत्रता आंदोलन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, नागरिक स्वतंत्रता आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है
विट्ठल महादेव तारकुंडे को। अगली महत्वपूर्ण समिति दिनेश गोस्वामी समिति है, जो कि निर्वाचनों से, चुनाव सुधारों से संबंधित है। 1990 में इस समिति को संयुक्त मोर्चा की सरकार के दौरान, है ना, स्थापित किया गया था। और जो दिनेश गोस्वामी जो है वो विधि मंत्री थे इस सरकार में, है ना। 90 में वीपी सिंह सरकार ने निर्वाचन सुधारों के लिए समिति को बनाया था, जिसमें सदस्य के रूप में अगर बात की जाए, समिति में एसएल शकधर थे, लाल कृष्ण आडवाणी और सोमनाथ चटर्जी, 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है समिति के सदस्य थे। समिति ने वर्ष 90 में अपनी रिपोर्ट जो है निर्वाचन सुधारों से संबंधित प्रस्तुत की, जिसमें लगभग 107 परामर्श जो है दिए गए। चलिए आगे देखते हैं कि इसमें समिति ने क्या क्या जो सिफारिशें दी। सबसे पहला तो ये था कि अवैध रूप से लूटे गए जो बूथ हैं उन पर फिर से मतदान की व्यवस्था हो, यानी पुनर्मतदान हो। मतदान के लिए जो ईवीएम मशीन का प्रयोग किया जाए। बोगस मतदान की समस्या से बचने के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र जो है उनकी व्यवस्था की जाए। निर्वाचन से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई शीघ्र की जाए। यदि केंद्रीय या राज्य स्तर के सदन का कोई स्थान खाली हो तो 6 माह के अंदर वहाँ पर निर्वाचन की व्यवस्था की जाए। बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये। इस समिति की सिफारिशों से बूथ कैप्चरिंग और बोगस वोटिंग जैसी समस्याओं का समाधान हुआ, किंतु अभी भी चुनाव व्यवस्था से संबंधित समस्या विद्यमान थी। इस संदर्भ में आगे चल के इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन किया गया। चलिए इंद्रजीत गुप्ता समिति को देखते हैं कि भाई इंद्रजीत गुप्ता की अध्यक्षता बनी समिति में, जिसमें मुख्य रूप से मनमोहन सिंह, प्रोफेसर विजय मल्होत्रा और दिग्विजय सिंह थे, है ना, सदस्य के रूप में इस समिति में ये 3 लोग थे। और महत्वपूर्ण है कि इस समिति का जो आधिकारिक जो नाम है सरकार द्वारा चुनाव खर्च वहन किए जाने से संबंधित समिति का था, है ना। मतलब इसका जो आधिकारिक रूप से कहा जाए कि चुनाव खर्च में वहन किए जाने से संबंधित समिति, है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। और लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव का व्यय सरकार वहन करे, ये भी बड़ा रिकमेंडेशन जो था इसका। ऐसे प्रत्याशी जो अपना वार्षिक आयकर रिटर्न दाखिल करने में असफल हैं उनको चुनाव में आर्थिक सहायता नहीं दी जाना चाहिए, ये इसकी सिफारिश थी। चलिए आगे चुनाव सुधारों के क्रम में हम लोग देखते हैं कि ईवीएम का अनुप्रयोग कैसे हुआ। ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसकी सिफारिश दिनेश गोस्वामी समिति ने की थी। का जो सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो 1982 में केरल में हुआ और उसके बाद 1998 में इसका प्रयोग दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान विधानसभाओं के चुनाव में प्रायोगिक तौर पर किया गया। सर्वप्रथम गोवा विधानसभा चुनाव जो कि 1999 में हुए, पूर्णतः ईवीएम का प्रयोग किया गया। और वर्ष 2004 के जो राष्ट्रीय आम चुनाव थे वो ईवीएम द्वारा ही संपन्न कराए गए, है ना। तो ये ईवीएम का प्रयोग है। चलिए आगे अगर हम देखें कि सुधारों की बात की जाए कि चुनाव सुधार के अंतर्गत और क्या हुआ, तो 1989 में 61वां संविधान संशोधन आया, है ना। मतलब इसके लिए उनको 326 अनुच्छेद में संशोधन करना पड़ा। मतदान करने की आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई। बूथ कब्जे पर चुनाव स्थगन की बात जो आई 1989 में, चुनाव आयोग द्वारा चुनावी बूथ पर किसी भी प्रकार की चुनावी पारदर्शिता को भंग करने वाली क्रियाविधि होने पर वहाँ के निर्वाचन को भंग किए जाने का निर्णय लिया गया। ये 1989 में हुआ। इसको बड़ा महत्वपूर्ण, इसको देख लीजिएगा, है ना। आगे देखते हैं कि मतदाता युक्त जो फोटो पहचान पत्र हैं, है ना, मतदाता के जो फोटो युक्त पहचान पत्र हैं उनका अनुप्रयोग कब से हुआ, तो इसका निर्णय जो है 93 में हुआ। राष्ट्रीय चुनाव आयोग द्वारा लिया गया था इसका निर्णय, है ना। पहचान पत्र को फोटो युक्त वर्ष 2000 में बनाया गया ताकि चुनाव आयोग मतदाता सूची तैयार कर मतदाताओं को एपिक जारी करे तथा इस फोटो युक्त पहचान पत्र द्वारा प्रमाणित होगा कि मतदान करने वाला व्यक्ति वास्तविक मतदाता है या नहीं है, है ना। तो बात ये फोटो युक्त पहचान पत्र की है कि इसका निर्णय 93 में हुआ, लेकिन 2000 में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। अगला ये है कि राष्ट्रीय गौरव के अनादर पर भी एक अयोग्यता कानून है। राष्ट्रीय ध्वज, भारत के संविधान एवं राष्ट्रगान का अनादर करने पर राष्ट्रीय गौरव अपमान निरोधक अधिनियम 1971 के अंतर्गत चुनाव लड़ने पर 6 साल के प्रतिबंध की बात की गई। यानी अगर कोई राष्ट्रीय गौरव का अनादर करता है तो उसको 6 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। शराब की विक्रय पर प्रतिबंध की बात की जाए तो मतदान केंद्र के इर्द गिर्द मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से शराब के विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाएगा और उल्लंघन की स्थिति में 6 महीने की कैद और 2000 रुपये का
जुर्माना या दोनों चीज़ें हो सकती हैं। डाक के जरिए मतदान की व्यवस्था 93। चुनाव आयोग सरकार से मशवरा करके किसी भी श्रेणी के व्यक्ति या व्यक्तियों को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने के लिए अधिसूचित किया जा सकता है। चुनाव आयोग द्वारा इस व्यवस्था को 99 में लागू किया गया, 99 में लागू हुआ है ना। चलिए, उम्मीदवारों द्वारा संपत्ति के विवरण को सार्वजनिक करने की बाध्यता जो है वह 2003 में लागू की गई। उम्मीदवारों को आपराधिक इतिहास के विवरण देने की बाध्यता को भी 2003 में लागू किया गया। और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की मतदाता सूची सहित अन्य चुनावी सामग्री की आपूर्ति निःशुल्क रूप में चुनाव आयोग द्वारा की जाएगी, ये व्यवस्था भी 2003 में की गई। आगे देखते हैं कि दृष्टिहीनों की चुनावी समस्या के निराकरण के लिए सर्वप्रथम 2004 में आंध्र प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव की सीट पर निर्वाचन हेतु ईवीएम में ब्रेल लिपि के अनुप्रयोग को लागू किया गया। 15वीं लोकसभा 2009 के आम चुनाव में इसका व्यापक प्रयोग सुनिश्चित हुआ। एग्जिट पोल पर प्रतिबंध 2009। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत चुनाव आयोग ने निर्वाचन के आरंभ से निर्वाचन की समाप्ति के आधे घंटे उपरांत तक एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया है। उल्लंघन पर 2 वर्ष के कारावास की व्यवस्था और जुर्माना दोनों लगाया जा सकता है। चलिए बात करें उम्मीदवारों की जमानत राशि में बढ़ोतरी। 2009 का आंकड़ा है ये, है ना। संसदीय चुनाव के लिए जमानत राशि 10,000 से बढ़ाकर 25,000 और SC/ST वर्ग के लिए 5 से बढ़ाकर 12,000 कर दी गई है। विधानमंडल चुनाव की बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए यह जो है 5 से बढ़ाकर 10,000 है और SC/ST वर्ग के लिए 2500 से बढ़ाकर 5,000 कर दी गई है। ठीक है। अगला है जिला अपीली अधिकारी की नियुक्ति। निर्वाचन में कार्यरत अधिकारियों के किसी भी आदेश के विरुद्ध जिला में अपीली अधिकारी के सम्मुख सुनवाई की जा सकेगी और अन्य शिकायतों के निराकरण हेतु निर्वाचन अधिकारी ही उत्तरदायी होगा। ये व्यवस्था 2009 की है। विदेश में रहने वाले भारतीयों को मतदान करने का अधिकार 2010 में प्रदान किया गया। प्रॉक्सी के जरिए मतदान की व्यवस्था 2003। यह व्यवस्था 2003 में लाई गई जो कि सशस्त्र बलों के लोगों को मतदान करने का अधिकार देती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत मतदाता एक प्रपत्र के माध्यम से प्रॉक्सी यानी प्रतिनिधि की नियुक्ति करेगा और इसकी सूचना संबंधित क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी को देगा। मतदाता सूची में ऑनलाइन नामांकन की व्यवस्था को अपनाया गया। इसके लिए मतदाता पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2013 लाया गया। चलिए अब नोटा को देख लें। नोटा क्या है भाई? नन ऑफ एबव, है ना। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर चुनाव आयोग ने ईवीएम और मतदाता पत्रों को नोटा के विकल्प को जारी करने का आदेश या निर्णय दिया है। इसे सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ में 2013 में और इसके बाद क्रमशः मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और मिजोरम के विधानमंडल चुनाव में लागू किया गया। निरीक्षण पेपर ऑडिट ट्रायल जिसे हम वाईपैट के नाम से जानते हैं, इसकी शुरुआत 2013 में नागालैंड के एक विधानसभा उपचुनाव के दौरान की गई। वाईपैट ईवीएम से जुड़ी एक स्वतंत्र प्रणाली है जिसका उपयोग मतदाता को यह प्रमाणित करता है कि उसके द्वारा जो है किया गया वोट उसी दल या उम्मीदवार को प्राप्त हुआ है जिसके लिए उसने वोट डाला है। इस प्रणाली में ईवीएम पर लगी वाईपैट मशीन द्वारा एक स्लिप मतदान के दौरान जारी की जाती है जिसमें चुने गए उम्मीदवारों की क्रम संख्या, नाम व चुनाव चिन्ह अंकित होता है। चुनावी अनियमितता की आशंकाओं के चलते इन स्लिप की संख्या की भी गिनती की जा सकती है। ईवीएम के साथ वाईपैट का प्रयोग मतदान प्रणाली में सटीकता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करता है। अगर जानकारी की बात करें तो 2013 नागालैंड के उपचुनाव में इसकी शुरुआत हुई। चुनावी खर्च में सीमा में वृद्धि हुई। 2022 का आंकड़ा है ना। राष्ट्रीय चुनाव आयोग द्वारा उम्मीदवारों के चुनावी खर्च की सीमा को बढ़ा दिया गया। अगर संसदीय चुनाव या लोकसभा के चुनाव की बात करें हम तो बड़े राज्यों हेतु यह जो राशि है वह 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख कर दी गई है। अन्य राज्यों हेतु अगर देखा जाए तो 54 से बढ़ाकर 75 लाख, है ना। विधानमंडल की बात अगर हम करें तो बड़े राज्यों हेतु 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख और अन्य राज्यों हेतु 20 से बढ़ाकर 28 लाख। 2022 में मध्य प्रदेश में सांसद चुनाव हेतु 95 लाख और विधानसभा चुनाव हेतु 40 लाख की सीमा अब हो गई है। चलिए हमारा जो है आज का वीडियो समाप्त होता है। आशा है आप सभी लोगों को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा।